अब आप कहेंगे कि ये आज़ाद हिंद फौज बनी, वहां गए, हार तो गए, ऐसा नहीं हुआ। उस आज़ाद हिंद फौज ने अगली कई पीढ़ियों तक लोगों को, कई सालों तक लोगों को इंस्पायर किया कि अगर वहाँ ऐसा हो सकता है और साधनों के अभाव में अगर वो हार गए तो हम साधनों को जुटाएंगे, तो साधनों को जुटा के हम कितनी अच्छी तरह से आज़ादी पा सकते हैं। लोग इंस्पायर हुए उनसे, अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी के लोग। और ये जो केस चला इन पर लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के जनरल्स के ऊपर, उस केस ने पूरे देश को इकट्ठा किया और पूरे देश के लोग सड़कों पे निकल के आए कि इनको सजा नहीं होनी चाहिए। और नेट रिजल्ट था कि ना उनको फांसी हुई, न डिपोर्टेशन हुई, इन लोगों को अल्टीमेटली सरकार को छोड़ना पड़ा। तो मतलब देखिए, एक हरकत होती है किसी कोने में, उसका असर पूरे देश पे पड़ता है, रिपल इफेक्ट पड़ता है। और दिस इज वेयर द टू नॉन वायलेंट एंड द वायलेंट मींस कन्वर्ज विद ईच अदर। करेक्ट, कि इन लोगों ने तो बंदूक उठाई थी, लेकिन इनके ट्रायल पे जो सत्याग्रह था और जो आंदोलन चला, उस आंदोलन ने इनको छुड़वाया। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई भी एक तरीका ऐसा है जो अलग है, सबके सब तरीके मिलके चले। हमने इनको देखा नहीं ऐसे। टिपिंग पॉइंट क्या था सर ब्रिटिशर्स का कि अच्छा अब हम नहीं रह सकते? शायद टिपिंग पॉइंट बहुत लोगों का मेरा भी मानना है कि नेवल म्यूटिनी थी। ये नेवल म्यूटिनी हुई 1946 में, क्योंकि यहाँ तक क्या था, इंडियन नेशनल आर्मी थी, वो जापान की मदद से बनी थी। अगर सरयू सेन ने लड़ाई की थी, मास्टरदा ने लड़ाई की थी, तो वहाँ के लड़कों को इकट्ठा करके की थी। करेक्ट। अगर रामप्रसाद बिस्मिल ने काकोरी कांड किया था और वहाँ से वो चाहते थे हथियार लेकर सरकार को पर हमला करना, या भगत सिंह या मदन लाल ढींगरा ने कुछ किया, तो वो आइसोलेटेड अपनी अपनी शक्ति पे आधार पे की। लेकिन जो 1946 में इंडियन नेवी का जो अपराइजिंग हुआ, वो शायद पहली बार ऐसा था कि उनकी खुद की फौज उनके खिलाफ खड़ी हुई। मुंबई में ये शुरू तो हुआ था प्रोटेस्ट्स अगेंस्ट बैड कंडीशंस, कि जो अंग्रेज अफसर थे उनके हालात बहुत अच्छे थे, इनको बहुत बुरी तरह से रखा जाता था, इनके साथ दुर्व्यवहार कराया जाता था, इनसे हर तरह के अच्छे खराब काम करवाए जाते थे, इनको ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा दी जाती थी। इसके प्रोटेस्ट के खिलाफ वहाँ के सेलर्स से शुरू किया था, लेकिन अल्टीमेटली वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया। वहाँ के 20,000 जो सैनिक थे, जो नेवल सैनिक थे, एक हर मैजेस्टी शिप तलवार हुआ करती थी जो वहाँ पे नेवल उसमें मुंबई बंदरगाह में जो थी, वहाँ पे उसके सैनिकों ने पहले शुरू किया। और अल्टीमेटली वो इस तरह से चली कि जितने भी नेवी के शिप्स, जितने के जहाज मुंबई बंदरगाह में खड़े थे, उनके सब सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की। और वो जो जहाज थे, वो युद्धपोत थे, तो उनके ऊपर जो हथियार थे, उनको सबको बम्बई पे ट्रेन किया कि हम यहाँ से बम्बई पे शूट करेंगे। 20,000 सेलर्स थे। उनके साथ साथ लेबर मूवमेंट भी सारी इन्वॉल्व हो गई। जो मिल्स में काम करने वाले कामगार थे, या जो लेबर क्लास थी, उनके जो यूनियंस थे, वो सारे के सारे उनकी सपोर्ट में निकल के बम्बई की सड़कों पे आ गए। मतलब आप देखिए, बम्बई को उन्होंने कुछ दिनों तक अनगवर्नेबल कर दिया। बम्बई में अंग्रेज़ों का राज चलता ही नहीं था। ऐसा था कि वो बाहर निकलते भी थे तो एक कैप्टन भी बाहर निकलेगा तो चारों तरफ अपनी फौज लेके निकलता था, तो उसको पता नहीं था कि किस कोने में जाके मुझे मार दिया जाएगा। और कुछ ऐसी बातचीत शुरू हो गई थी। अच्छा, इसमें उन्होंने केवल अपने वर्किंग कंडीशंस के बारे में लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अल्टीमेटली वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया। और उनके जो डिमांड्स थे, उनमें से ये भी डिमांड थी कि ये जो 3 लोगों पर मुकदमा चल रहा है इंडियन नेशनल आर्मी की, उनको छोड़ दिया जाए। देखिए कैसे इंटरलिंकिंग होती है सबकी, कैसे सारी मूवमेंट्स, वायलेंट, नॉन वायलेंट, सारे इकट्ठे आ जाते हैं। और जब अंग्रेजों ने देखा कि एयरफोर्स से भी बातचीत चल रही थी, एयरफोर्स के लोगों ने भी तैयारी करी थी कि हम भी अपने जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क थे, इनको भी लेकर हम आपके साथ आकर मिलेंगे। तो जब अंग्रेजों ने ये देखा कि नेवी भी आ गई, एयरफोर्स भी आ गया, और कल को अगर इंडियन आर्मी भी इनको ज्वाइन अप हो जाती है, तो हमें बचाने वाला कोई होगा नहीं। खैर, वो बात अलग है कि उन्होंने कुछ चालाकी से, कुछ बर्बरता से, कुछ उनको फोड़ कर उस नेवल म्यूटिनी को कुछ ही दिनों में कुचल दिया जी। और उसमें से 200 के करीब सेलर्स को मार दिया, और बाकियों की इतनी बुरी हालत की कि वो अंग्रेजों के बारे में कहा जाता है, लोग कहते हैं कि दे कीप देयर वर्ड एंड देयर इज वर्ड ऑफ ऑनर एंड स्टफ लाइक दैट। ये सारी की सारी चीज़ें एकदम बकवास और झूठ है, क्योंकि इस तरीके से उनको एश्योर किया गया कि अगर आप अपने हथियार नीचे रख देंगे और सरेंडर कर लेंगे, आपके सर्विस में ब्रेक नहीं आएगा, आपको तनख्वाहें उतनी दी जाएंगी, आपके ऊपर कोई केस नहीं चलाया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने बंदूकें रख दी नीचे, वैसे ही उनकी हर चीज़ छीन दी गई और उनको अपने अपने गाँव में वापस भेज दिया गया, जिनको सज़ा नहीं हुई उनको। तो कितने लोग डिसबैंड हुए होंगे, और उन लोगों के पास फिर कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर तो वो इंडियन नेवी ज्वाइन करी थी कि कुछ हमको इसमें से फैसिलिटीज मिलेंगी, हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे। तो जब वो गाँव में गए तो लोग भूखे मरे, क्योंकि कोई रोजगार नहीं थी उनके लिए, काम नहीं था उनके पास कोई, किसी प्रकार की उनको फैसिलिटी, पेंशन, ये वो कुछ भी नहीं, कुछ क्या, कपड़े भी नहीं थे।
जिन कपड़ों में वो गांव से आए थे उन्हीं कपड़ों में वो लोग गांव वापस पहुंचे कुछ सालों बाद। इतना उनका बुरा हाल कर दिया। और इसमें मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये शायद सक्सेसफुल हो भी जाता अगर कांग्रेस ने उस समय इसमें एक पॉजिटिव रोल प्ले किया होता। जबकि कांग्रेस के जो नेता, इन्होंने सब ने इनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने के लिए सारा रोल प्ले किया। उन्होंने पूरा अंग्रेजों का साथ दिया। इसमें साथ शब्द शायद बहुत लाउड हो जाएगा इसके लिए, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उन्होंने इनके साथ बातचीत की कि आप आ जाइए, अंग्रेजों से हम आपकी बातचीत करा देते हैं, सुलह करा देते हैं, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। और जब ये सब कुछ नहीं मिला, जब ये लोग कांग्रेस के नेताओं के पास गए, इवन सरदार पटेल भी उनमें थे, तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनको उनकी किस्मत पे छोड़ दिया। तो ये बहुत एक नेगेटिव रोल कांग्रेस का उसमें रहा। उस समय उन्होंने अंग्रेजों पे क्यों विश्वास किया या क्यों इसको डिसबैंड कराने की कोशिश की, उसके पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि शायद इसलिए कराएगी कि उनको लगा कि सशस्त्र तरीके से अगर आज़ादी पाई जाएगी इस तरीके से, तो ये रिबेलियन को बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज़ादी, कांग्रेस को लगा कि जब आज़ादी अगर मिल जाती है इस तरीके से, एक तो हमारी इंपॉर्टेंस जीरो हो जाएगी क्योंकि यही लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कैसी सरकार बननी है। हम ग्रेजुअल अप्रोच से जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई विलन थे उसके अंदर, लेकिन उनका एक थिंकिंग ये था कि हम जिस अप्रोच से जा रहे हैं सबसे बढ़िया यही है कि हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली बातचीत करके और आज़ादी को लेना चाहिए। और ये जिस तरीके से ले रहे हैं वो तरीका भी गलत है और इसके रेपरिकॉशंस आज़ाद भारत पे गलत हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोचा। वो उनकी सोच थी, हम अच्छे बुरे में नहीं जाएंगे, ये उनकी उस समय की सोच थी। लेकिन जिस आदमी ने अपने देश के लिए बंदूक उठाए और अपने अफसर के खिलाफ गोली चलाई, उस आदमी के साथ तो ये सरासर धोखा था। जो मजदूर रास्ते पे निकले थे वो तो पीसफुल तरीके से निकले थे, बट उन्होंने पत्थरबाजी की, ये वो सब किया, लेकिन बेसिकली तो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है ना? तो उनको क्यों आपने सपोर्ट नहीं किया? क्योंकि वो सारे के सारे मजदूर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कहने से निकले थे। तो एक तरफ ये बंदूक उठाए हुए लोग थे, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। इसमें कांग्रेस का कोई रोल ही नहीं था। तो कांग्रेस ने कहा अगर हमारा ही तरीका सही है, अगर हमारे तरीके से नहीं होगा तो हम होने नहीं देंगे। लेकिन आपने देश के साथ तो गद्दारी की ना, देश के उन सपूतों के साथ गद्दारी की जिन लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाला, अपने करियर्स को जोखिम में डाला। और अल्टीमेटली सफर किसने किया? कांग्रेस तो राज में आ गई, मजदूर अपने अपने गाँव में अपने अपने मिलों में वापस चले गए। जिन लोगों ने बंदूक उठाई थी उन लोगों को जीवन भर, पीढ़ियों तक उसको झेलना पड़ा। तो ये बहुत गलत हुआ। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ? अब ये कहते हैं ये भी फेल हो गया। अब आप इंडियन नेशनल आर्मी की भी बात करते हैं, वो भी फेल हुई। आपका काकोरी कांड भी नहीं हुआ। सूर्या सेन मास्टर दा का भी जो उन्होंने आंदोलन चलाया वो फेल हुआ। ये फेल नहीं हुए, ये सीढ़ियां थी। सीढ़ियां, जब आप 12वीं सीढ़ी पे पहुंच जाते हैं तो पहली सीढ़ी फेल नहीं होती। उस पहली सीढ़ी का योगदान है आपको 12वीं सीढ़ी में पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए हर बार एक एक सीढ़ी चढ़ते गए लोग बात। कोई भी मूवमेंट मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनली पूछा, कोई भी मूवमेंट फेलियर नहीं था, क्योंकि आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो आप पहली बार कर रहे हो, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। सिंपल सी बात ये होती है कि अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है तो आप अंधे की तरह उस मूवमेंट आपने बिल्कुल मेरे ये आपने अंधों की तरह या अंधेरे में छलांग लगाई है। अंधेरे में छलांग लगाई है केवल अपने बाहुबल के आधार पर कि अंधेरे में छलांग लगाते हैं, बुरा होगा तो झेल लेंगे, अच्छा होगा तो देश आज़ाद होगा। बुरा होगा तो झेल लेंगे, अच्छा होगा तो देश आज़ाद होगा। और अगर जिस सोच से हम निकले वो पूरा नहीं हुआ, पर किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन होगा। हाँ। और किसी और के लिए ये एक माइलस्टोन होगा कि अच्छा यहाँ तक पहुंचे, ये गलती हुई, तो ये गलती आप मत करना, फिर आप और आगे जाओ। और ये देखिए ना कि इनमें से जितने लोगों ने हथियार उठाए, जैसे वो नेवल म्यूटिनी के लोग थे, आपको चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, ये नाम तो पता है आज की तारीख में। केवल उस एक पुस्तक में जो इसके ऊपर लिखी गई है नेवल म्यूटिनी के ऊपर, उस पुस्तक के अलावा कहीं भी इसके नाम की लिस्ट भी नहीं जो लोगों को पता हो। मैं भी आज याद करने की कोशिश करूं, हालांकि मैंने पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ी है अपने पुस्तक के संदर्भ में, लेकिन मुझे वो नाम याद नहीं आएंगे उन लोगों के। तो कितने अननोन मार्टियर्स थे वो, जिन लोगों ने इसलिए नहीं किया था कि हमें इसके बाद क्या मिलेगा या हम किस तरह से राज करेंगे, ये कहीं नहीं था। भाई राजवाज का हमको नहीं पता, हमको देश आज़ाद चाहिए, जो भी उसके लिए करना पड़े हम करने को तैयार हैं। तो ये जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि अगर जब आज़ादी मिलेगी और जब हम राज करेंगे, तब अगर ये टेंडेंसी हुई तो हमें दिक्कत में लाएंगे। कहीं तो स्वार्थ आ गया ना कि मेरा ही तरीका सही है, अगर मेरे तरीकों को नहीं मानेंगे तो तुम्हारा तरीका मैं चलने नहीं दूंगा, चाहे उससे वही हो रहा हो जो मैं करना चाह रहा हूँ। लेकिन होगा तो मेरे तरीके से होगा, नहीं तो ना हो तो कोई बात नहीं।